नमस्कार विद्यार्थियों, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस YouTube चैनल पर। हम बात कर रहे थे NMMS एग्ज़ाम 2024 की, जो कि आने वाले नए साल जनवरी में आपका एग्ज़ाम है। हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम को देखने को मिल सकते हैं। हमारा प्रयास है कि हम आपको अच्छे से पेपर सॉल्व करवाएं और इन क्वेश्चनों में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में हूबहू देखने को मिले। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास को। हमारा पहला प्रश्न है आपके सामने। डचों द्वारा भारत में चलाई गई डचों द्वारा भारत में चलाई गई स्वर्ण मुद्रा का नाम क्या था? डचों द्वारा भारत में चलाई गई स्वर्ण मुद्रा का नाम पूछा है। सोने की मुद्रा का नाम क्या था वो पूछा है। पगोडा, जीतल, पाउंड, डॉलर। तो डचों द्वारा जो भारत में सोने की मुद्रा चलाई गई, जिसको हम स्वर्ण मुद्रा बोलते हैं, उस मुद्रा का क्या नाम था? पगोडा। क्या नाम था उस मुद्रा का? नाम पगोडा। तो राइट आंसर आएगा ए। राइट आंसर क्या आएगा? ए राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? जब पलासी का युद्ध हुआ, कब हुआ था ये? 1757 में। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। तब बंगाल का नवाब कौन था? तो 1757 में जो पलासी का युद्ध हुआ, तो किसके बीच हुआ था ये? रॉबर्ट क्लाइव के बीच। रॉबर्ट क्लाइव वर्सेज किसके बीच हुआ था ये? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला इनके मध्य हुआ था। तो बंगाल का नवाब कौन था? अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, शाह आलम, शुजाउद्दौला। तो बंगाल का नवाब कौन था उस समय? सिराजुद्दौला। तो राइट आंसर आएगा बी, कि जब प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ, तब बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था और जिससे लड़ाई हुई वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, एक अंग्रेज अधिकारी था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया? स्थायी बंदोबस्त किसने लागू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये लागू किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किसने लागू की थी ये? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, जो कि भारत का गवर्नर जनरल था। तो पूछा ये कब लागू हुई थी ये? 1857 में, 1757 में, 1793 में और या 1784 में। तो स्थायी बंदोबस्त को 1793 में किसने चालू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चालू की थी। तो राइट आंसर आएगा इसका 1793, सी ऑप्शन। कब चालू की थी? 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, उन सन 1939 में सन 1929 में किस कुप्रथा पर रोक लगाई गई थी? 1929 में किस कुप्रथा, कौन सी ऐसी बुरी प्रथा थी जिस पर रोक लगाई गई थी? बाल विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा या पर्दा प्रथा? तो 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग द्वारा रोक लगाई गई। तो रोक किसने लगाई थी? उस अधिकारी का नाम है विलियम बेंटिक। तो 1829 में वो कौन सी प्रथा थी जिसमें राजा राम मोहन राय, जो एक समाज सुधारक थे, जिन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी, उसके प्रयासों से गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने उस पर रोक लगाई। तो रोक लगाने वाला कौन था? विलियम बेंटिक। प्रयास किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। और कब लगाई गई वो? सती प्रथा। कौन सी प्रथा थी 1829 में? तो कौन सी प्रथा थी वो? सती प्रथा। तो राइट आंसर आएगा सी। कौन सी प्रथा थी? सती प्रथा। 1829 में सती प्रथा पर राजा राम मोहन राय के प्रयासों से गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा पर रोक लगाई। तो राइट आंसर आएगा 1829 में जो कुप्रथा थी, सती प्रथा पर रोक लगाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में दीवान या वजीर, जो मुगल काल में दीवान होता था या वजीर होता था, वो क्या काम संभालता था? मुगल काल में जो एक पद होता था दीवान, या जिसको अपन वजीर बोलते हैं, वो क्या काम देखता था? आय व्यय का हिसाब रखता था, सैन्य विभाग की देखभाल करता था, घरेलू विभाग का हिसाब करता था,
न्याय विभाग का प्रमुख होता था। तो मुगल काल में जो दीवान या वजीर होता था वो क्या करता था, आय व्यय इनकम का काम करता था, पैसों से संबंधित काम करता था। तो राइट ऑप्शन आएगा, आय व्यय का हिसाब रखता था। जो दीवान होता था मुगल काल में, उसका क्या काम था, आय व्यय का हिसाब, कितने पैसे हमारे पास आए, कितने पैसे हमने खर्च किए, इनका हिसाब मुगल काल में जो रखता था उस पद का नाम क्या था, दीवान या वजीर। तो राइट आंसर आएगा ए, आय व्यय का हिसाब रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकीकरण में कौन सा तत्व बाधक है, कि राष्ट्रीय एकता में, राष्ट्रीय एकीकरण का मतलब राष्ट्रीय एकता में कौन सा तत्व है जो बाधा उत्पन्न करता है। बाधक है जातिवाद, सांप्रदायवाद, पृथकतावाद, उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रीय एकता में जातिवाद भी बाधक है, संप्रदायवाद भी बाधक है और पृथकतावाद भी बाधक है। ये तीनों सही है, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या जाएगा, डी राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तीनों सही है, तो ऑप्शन क्या आएगा, उपरोक्त सभी। ये तीनों तत्व क्या करते हैं, राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ। राजस्थान में जो मानवाधिकार आयोग बनाया गया है, क्या बनाया गया, मानवाधिकार आयोग, क्या बनाया गया है, मानवाधिकार आयोग बनाया गया है। इसका क्या पूछा है, गठन कब हुआ। इसका गठन हुआ है सितंबर 1996, अगस्त 1995, जनवरी 1999 या मार्च 2000। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ है, जनवरी 1999, 18 जनवरी 1999 राइट ऑप्शन आएगा। और ये काम करना कब शुरू हुआ, क्रियाशील कब से हुआ, मार्च 2000 से क्रियाशील हुआ। और इसने काम करना कब से शुरू किया, मार्च 2000 से। जनवरी 1999 में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन होता है और ये मार्च 2000 से काम करना शुरू करता है। तो राइट आंसर गठन पूछा है, तो गठन का क्या आंसर आएगा हमारे, मार्च 1999, सॉरी मार्च नहीं, जनवरी 1999, मार्च 2000 में तो इसने क्या किया था, कार्य करना शुरू किया था। तो ये तो इस टाइम क्या हुआ था, इसका गठन हुआ था और काम करना शुरू किया था मार्च 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में सबसे अधिक भूकंप आते हैं, कि वो देश कौन सा है जो सबसे ज्यादा भूकंप की समस्या से पीड़ित रहता है, सबसे ज्यादा भूकंप का सामना करता है। कौन सा देश है जिसमें सबसे ज्यादा भूकंप आते रहते हैं, भारत, फ्रांस, जापान या श्रीलंका। तो कौन सा वो देश है जिसमें सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, तो सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं जापान में। किस में आते हैं, जापान में। तो राइट आंसर आएगा सी, सबसे ज्यादा भूकंप की समस्या का सामना कौन करता है, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला हमारा, विसुवियस ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है। जो विसुवियस ज्वालामुखी है ये कहाँ है, इटली से संबंधित है। कहाँ से, इटली से। तो ये किस प्रकार का ज्वालामुखी है, तो बात करें सक्रिय है या प्रसुप्त है या विषुप्त ज्वालामुखी है या इनमें से कोई नहीं। कि जो विसुवियस ज्वालामुखी है ये कौन सा ज्वालामुखी है, ये किस देश से संबंधित है, इटली से। तो ये सक्रिय अवस्था में है क्या, प्रसुप्त सोई हुई अवस्था में है क्या, विषुप्त यानी जो न तो सोई हुई में न सक्रिय, बिल्कुल ही विलुप्त होने की कगार पर है। तो ये कौन सा ज्वालामुखी है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है। राइट ऑप्शन आएगा बी। तो विसुवियस जो ज्वालामुखी है प्रसुप्त ज्वालामुखी है, अर्थात सोई हुई अवस्था में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, भेड़ाघाट किस जिले में स्थित है। भेड़ाघाट की बात करें तो किस जिले में है, तो राज्य में बात करें तो कौन से राज्य में, मध्य प्रदेश में। भेड़ाघाट कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कौन से राज्य में, मध्य प्रदेश में। और जिला कौन सा आएगा, इंदौर आएगा, भोपाल आएगा, ग्वालियर आएगा या जबलपुर। तो भेड़ाघाट मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो भेड़ाघाट किस जिले में है, जबलपुर। राइट आंसर आएगा डी, भेड़ाघाट किस जिले में है, जबलपुर जिले में है। भेड़ाघाट किस जिले में, जबलपुर जिले में। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, पहला 1526 में, दूसरा 1556 में। अब पूछा है तीसरा कब हुआ था, 1526 1556। पहला पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ, दूसरा पानीपत का युद्ध कब हुआ, 1556 में हुआ, तीसरा 1560 में हुआ क्या, या 1761 में हुआ। तो तीसरा हुआ था 1761 में। राइट ऑप्शन आएगा डी, तीसरा कब हुआ था, 1761 में। पहला 1526 में, दूसरा 1556 में और तीसरा हुआ है 1761 में। तो हमें तृतीय युद्ध पूछा है, तो राइट आंसर आएगा डी, 1761 में। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की। जो प्रार्थना समाज था इसकी स्थापना किसने की, दयानंद सरस्वती ने,
महादेव गोविंद रानडे ने, राजा राम मोहन राय साहब ने, या आत्माराम पांडुरंग ने? तो दयानंद सरस्वती ने कौन सी समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की। कौन से समाज की? आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। किसने की? दयानंद सरस्वती ने। और राजा राम मोहन राय ने किसकी की? ब्रह्मा समाज की स्थापना। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। ये आप याद रखना, इनमें से आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आ सकता है। और प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने। तो राइट ऑप्शन आएगा डी, आत्माराम पांडुरंग ने किसकी स्थापना की? प्रार्थना समाज की स्थापना की। और इस प्रार्थना समाज की स्थापना में सहयोगी कौन थे? गोविंद रानडे, महादेव गोविंद रानडे आत्माराम पांडुरंग के साथ प्रार्थना समाज की स्थापना करने में सहायक थे। लेकिन प्रार्थना समाज की, जो प्रार्थना समाज था, इसकी स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की है। तो राइट ऑप्शन आएगा प्रार्थना समाज का आत्माराम पांडुरंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा है, सती प्रथा पर रोक किस वाइसराय ने लगाई? सती प्रथा पर रोक, अभी हमने बात की, सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई? 1829 पर। सती प्रथा पर रोक, सती प्रथा पर रोक कब लगी? 1829 में। किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। तो किस वाइसराय, कौन सा वो गवर्नर जनरल था जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई? तो हमने भी बात की थी, कौन था वो? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन था वो? लॉर्ड विलियम बेंटिंक वाइसराय था जिसने सती प्रथा पर क्या लगाया? रोक लगाने का कार्य किया। किसके प्रयास से? राजा राम मोहन राय के प्रयास से। 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाने वाला कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा, लोकसभा की दो बैठकों के बीच अधिकतम अंतर हो सकता है? कि लोकसभा की जो दो बैठक होती है, कि प्रथम बैठक और दूसरी बैठक, उन दो बैठकों के बीच कितना अंतर हो सकता है? कि संविधान में लिखा गया है कि लोकसभा की जो बैठक होगी साल में कम से कम दो बैठक होगी, और एक बैठक से बीच के दूसरी बैठक के बीच में 6 माह से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। तो कितना अंतर नहीं होना चाहिए? 1 वर्ष, 3 माह, 6 माह, 9 माह। तो अधिकतम अंतर कितना हो सकता है? 6 माह। कितना हो सकता है? 6 माह। राइट ऑप्शन आएगा 6 माह। कि लोकसभा की जो दो बैठक होती है, उन दोनों बैठकों के बीच में अधिकतम अंतर 6 माह हो सकता है। 6 महीना से ज्यादा अंतर नहीं हो सकता। 6 महीने का अंतर हो सकता है, कि एक सभा 6 महीने बाद हो सकती है, एक सभा हो गई, दूसरी सभा 6 महीने बाद हो सकती है। लेकिन भारत में कितनी की जाती है? भारत में साल में 3 सभाएं की जाती है, 3 बैठकें की जाती है, 3 सत्र बुलाए जाते हैं। यहाँ बैठक की जगह सत्र भी हो सकता है, 3 सत्र भारत में बुलाए जाते हैं। और यहाँ पे 6 माह आ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? क्या पूछा है? खरीफ की फसल। ऐसी फसल जो जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है, वो क्या कहलाती है? खरीफ की फसल कहलाती है। चावल, चाय, चना, सरसों। तो चाय, चना, सरसों किसकी फसल है? रबी की। किसकी फसल है? रबी की फसल। रबी की फसल कौन है? चना, गन्ना, और इसके बाद गेहूं, ये किसकी फसल है? रबी की फसल है। याद रखना, चना, गेहूं, सरसों रबी की फसल है। पूछा है खरीफ की फसल कौन है? राइट आंसर आएगा ए, चावल। इनमें से खरीफ की फसल कौन है? चावल है। कौन है? चावल। किसकी फसल? खरीफ की फसल। मूंगफली भी खरीफ की फसल है, कपास भी खरीफ की फसल है। इसके अलावा बात करें तो मूंगफली हो गई, कपास हो गई, ये क्या है? खरीफ की फसल। तो राइट आंसर आएगा ए, चावल किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्माण जो सभा थी उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर हरि सिंह गौर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करें तो ये क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ये कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। अब क्या पूछा हमसे? संविधान निर्माण सभा के, तो संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी ऑप्शन राइट आ जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष थे, और अंबेडकर साहब प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अंबेडकर किसके अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के थे। और संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट की बात करें, अगला क्वेश्चन है हमारा, नौसेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? जो नौसेना होती है, जल सेना होती है, उस नौसेना का क्या होता है?
अधिकारी कौन होता है, सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, जनरल, एडमिरल, कैप्टन या कोमोडोर। तो नौसेना का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है उसको क्या बोला जाता है, एडमिरल। क्या बोला जाता है, एडमिरल। क्या कहलाता है वो, एडमिरल कहलाता है। तो नौसेना का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो कौन होता है, नौसेना का सर्वोच्च अधिकारी एडमिरल होता है। नौसेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, एडमिरल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारापुर परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है। तारापुर परमाणु संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो कौन से में स्थित है, तारापुर परमाणु संयंत्र किस राज्य में है, महाराष्ट्र में। तो राइट ऑप्शन आएगा किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र, ऑप्शन ए। तारापुर परमाणु संयंत्र कहां पर है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एसी पर्वत श्रृंखला, एसी पर्वत श्रृंखला जो क्या कहते हैं, एसी पर्वत श्रृंखला को क्या कहते हैं, जिसमें अनेक पर्वत श्रेणियां एक दूसरे के समानांतर दूर तक फैली हुई होती है। एसी पर्वत श्रृंखला को क्या कहते हैं, जिसमें अनेक पर्वत श्रेणियां एक दूसरे के समानांतर दूर दूर तक फैली होती है। ऐसी पर्वत श्रृंखला जिसमें क्या हो, पर्वत श्रेणियां क्या हो, समानांतर हो और दूर तक फैली हुई होती है, उसको क्या कहते हैं। कि ऐसी पर्वत श्रृंखला जिसमें पर्वत की जो श्रेणियां होती है वो समानांतर रूप से दूर दूर तक फैली हुई है, तो उससे क्या कहते हैं, कैनियन, पठार, कार्डिलेरा या मैदान। पठार कहते हैं, कैनियन कहते हैं, कार्डिलेरा कहते हैं या मैदान कहते हैं। तो ऐसी श्रृंखलाएं जो दूर तक समांतर रूप से फैली होती है वो क्या कहलाती है, कार्डिलेरा कहलाती है। क्या कहलाती है, कार्डिलेरा कहती है। तो राइट ऑप्शन आएगा सी, कार्डिलेरा। ऐसी पर्वत श्रेणियां जो समानांतर रूप से दूर तक फैली होती है उनको कार्डिलेरा कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन आएगा सी, कार्डिलेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्यूबा की राजधानी कौन सी है। क्यूबा जो एक देश है जिसमें क्या होता है, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। यहाँ पे क्या होता है, गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश, गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन, गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है यहाँ पर क्यूबा में। तो यहाँ पर पूछा है क्यूबा की राजधानी कौन सी है, ओटावा, वाशिंगटन डीसी, किंगस्टन या हवाना। तो क्यूबा की जो राजधानी है उसका नाम है हवाना। क्या नाम है, हवाना। तो राइट ऑप्शन आएगा डी, क्यूबा की राजधानी का नाम हवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप में कृषि का विकास किस क्षेत्र में अधिक हुआ है। कि जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, उस महाद्वीप में किसका विकास, कृषि का विकास किस क्षेत्र में अधिक हुआ है। सहारा मरुस्थल में हुआ है क्या, नील नदी की घाटी में हुआ है क्या, मध्य अफ्रीका में हुआ है क्या, या दक्षिण अफ्रीका में हुआ है क्या। तो हमें पता है जो अफ्रीका महाद्वीप है, तो हमें भी ये भी पता है कि जो कृषि का विकास होता है वो कहाँ होता है, नदियों के पास आसपास ज़्यादा होता है। जहाँ पर नदियाँ होती है वहाँ पर पानी की आवश्यकता कम होती है, क्योंकि हमें नदियों से पानी मिल जाता है। तो कृषि का विकास कहाँ होगा, नदियों के पास। तो कहाँ हुआ है, अफ्रीका में, नील नदी की घाटी में। राइट ऑप्शन आएगा बी, नील नदी की घाटी में क्या हुआ है, अफ्रीका महाद्वीप में जो कृषि का विकास हुआ है वो नील नदी की घाटी के आसपास हुआ है। कौन सी घाटी में, नील नदी के घाटी के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें अफ्रीका महाद्वीप में कृषि का विकास हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल के किस भाग में मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं। कि वायुमंडल का जो भाग है वो कौन सा भाग है जिसमें मौसम संबंधी क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। शोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल या बाह्य मंडल। कौन सा वो ऑप्शन आएगा जिसमें यह बताया गया है कि मौसम संबंधी परिवर्तन इसमें होते हैं। तो बात करें शोभ मंडल, समताप मंडल, समताप मंडल में क्या होते हैं, मौसम संबंधी दशाएं नहीं होती है, मौसम संबंधी परिवर्तन नहीं होते हैं। किसमें नहीं होते हैं, समताप मंडल में नहीं होते हैं। और ये वायुयानों के उड़ने के लिए अच्छी दशाएं होती है। समताप मंडल में मौसम संबंधी परिवर्तन नहीं होते हैं। और समताप मंडल क्या है, वायुयान के उड़ने के लिए आदर्श दशा, वायुयान के उड़ने के लिए आदर्श स्थिति होती है। कौन सी, समताप मंडल। इसीलिए जो वायुयान होते हैं वो कहाँ उड़ते हैं, समताप मंडल में। मध्य मंडल में क्या होता है, उल्कापिंड। मध्य मंडल में क्या पाए जाते हैं, उल्कापिंड बनते हैं। उल्कापिंड कहाँ बनते हैं, मध्य मंडल में बनते हैं। और पूछा है मौसम संबंधी परिवर्तन वायुमंडल के किस भाग में होते हैं, तो राइट आंसर आएगा शोभ मंडल।
क्या इसमें, सौर मंडल में। वायुमंडल का जो सौर मंडल भाग होता है इसमें क्या होता है, मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं। और सौर मंडल की जो औसत ऊंचाई होती है वो 13 किलोमीटर होती है। समताप मंडल में क्या होता है, इसमें मौसम संबंधी परिवर्तन नहीं होते हैं, इसलिए ये वायुयानों के लिए अनुकूल दशाएं या अनुकूल स्थिति प्रदान करते हैं। मध्य मंडल में क्या होता है, उल्कापिंड बनते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर आएगा सौर मंडल। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्यवर्ती सेलवास का मैदान किस नदी से बना है। मध्यवर्ती सेलवास जो कि उत्तरी अमेरिका में है, ये किस नदी से बना है, पराना, पराग्वे, अमेजन, उरुग्वे। वो कौन सी नदी से मध्यवर्ती सेलवास का मैदान का निर्माण हुआ है, तो कौन सी नदी से बना है, अमेजन नदी से किसका निर्माण हुआ है, अमेजन नदी से मध्यवर्ती सेलवास का मैदान बना है। मध्यवर्ती सेलवास का मैदान किस नदी से बना है, अमेजन नदी से। अमेजन नदी से मध्यवर्ती सेलवास का मैदान का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, बाल पेराइजो बंदरगाह कहाँ है, बाल पेराइजो बंदरगाह कहाँ है। तो इसकी बात करें तो ये कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में। कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में। कौन से महाद्वीप में है, दक्षिण अमेरिका में है। और दक्षिण अमेरिका के कौन से देश में पूछा गया है, बाल पेराइजो। बाल पेराइजो जो बंदरगाह है वो कौन से देश में, कहाँ पर है, चिली, ब्राजील, सूरीनाम और पेरू। तो बाल पेराइजो जो बंदरगाह है वो कहाँ पर है, चिली में। कहाँ पर है, चिली में। राइट ऑप्शन आएगा ए, चिली में है। और महाद्वीप की बात करें तो कौन सा महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। और उसमें क्या है, चिली एक जगह है जहां पर कौन सा बंदरगाह है, बाल पेराइजो बंदरगाह है। बाल पेराइजो बंदरगाह है, चिली में। कहाँ पर है, चिली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। कब हुई थी, 1885 में। और स्थापना किसने की थी, ए ओ होम ने। किसने की थी, ए ओ होम ने इसकी स्थापना की थी। स्थापना की किसने की, ए ओ होम के द्वारा किसकी स्थापना की गई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था, पूना, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कहां पर हुआ था, बम्बई में। कहां पर हुआ था, बम्बई में हुआ था। ऑप्शन डी राइट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, बम्बई में हुआ था। इसकी स्थापना 1885 में की गई। स्थापना करने वाला कौन था, ए ओ होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आजाद मध्य प्रदेश के किस जिले के निवासी थे। चंद्रशेखर आजाद थे वो मध्य प्रदेश में कौन सा जिला है जिसके निवासी थे, इंदौर, भोपाल, खंडा, अलीराजपुर। तो मध्य प्रदेश में एक जिला है जहाँ के निवासी कौन थे, चंद्रशेखर आजाद। एक अच्छे क्रांतिकारी थे। तो इनका कौन से जिले से संबंध है, अलीराजपुर। कौन से जिले से संबंध है, अलीराजपुर। चंद्रशेखर आजाद कौन से जिले से संबंधित है, अलीराजपुर जिले से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जलियांवाला बाग कांड की घटना किस सन में घटित हुई थी। जलियांवाला बाग जो घटना हुई थी वो कौन से सन में घटित हुई थी। तो जलियांवाला बाग कहाँ है, अमृतसर में है। कहाँ पर है, अमृतसर में है। और अमृतसर कहाँ पर है, पंजाब में। पंजाब राज्य में अमृतसर में है। वहां पर कौन सा है, जलियांवाला बाग की घटना हुई थी। कब हुई थी ये, 1885 में, 1919 में, 1942 में या 1947 में। तो जलियांवाला बाग की जो घटना हुई थी वो हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। तो राइट ऑप्शन आएगा बी, 1919। कब हुई थी ये, 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग की कांड की घटना हुई थी। और ये कहाँ पर है, पंजाब में। कहाँ पर है, पंजाब में। तो राइट ऑप्शन आएगा 1919 को जलियांवाला बाग की घटना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया। जो आज हम बांग्लादेश देख रहे हैं वो कब अस्तित्व में आया था, 1947 में, 1965 में, 1971 में, 1999 में। तो 1947 में कौन आया था, पाकिस्तान। 1947 में कौन सा देश बना था, पाकिस्तान बना था। पूछा है स्वतंत्र बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया, तो बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ, 1971 में। कब हुआ, 1971 में एक स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण होता है, एक नया देश बनता है बांग्लादेश 1971 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूएन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन कौन है। हमें बताना है कि जो यूएनए परिषद होती है,
यूएन सुरक्षा परिषद है उसमें स्थायी सदस्य कितने हैं? स्थायी सदस्य होते हैं 5। कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, इंग्लैंड। रूस, फ्रांस, जापान, इंग्लैंड, चीन। अमेरिका, जापान, चीन, भारत, रूस। इंग्लैंड, भारत, चीन, फ्रांस, अमेरिका। भारत यूएन सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है, तो भारत इसमें भी भारत दे रखा है, ये भी नहीं आएगा। इसमें भी भारत दे रखा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। तो इसके जो बात करें, एक तो है अमेरिका, एक है रूस, एक है चीन, एक है फ्रांस और एक है ब्रिटेन। तो बात करें तो ऑप्शन आ जाएगा अमेरिका। कौन कौन सा ऑप्शन आएगा? अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, इंग्लैंड। ए ऑप्शन राइट होगा कि इसका सदस्य कौन है? अमेरिका है, रूस है, दोनों बड़े शक्तिशाली देश अमेरिका और रूस। चीन, फ्रांस, इंग्लैंड। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, इंग्लैंड। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, इंग्लैंड। ये क्या है? यूएनए सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, तो राइट ऑप्शन आएगा ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कब ध्वस्त हुआ? ये कब गिर गया? कब ये गिर गया, ध्वस्त हो गया? कब ये विनाश हो गया या कब ये गिर गया? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कब गिर गया? 2000 में, 2001 में, 2013 में या 2004 में? तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, ये कब ध्वस्त हुआ? 2001 में। कब हुआ? 2001 में क्या हो गया? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, ये ध्वस्त हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं? कि द्वीपीय महाद्वीप के नाम से कौन से महाद्वीप को जाना जाता है? द्वीपीय महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? ये पूछा गया है हमसे। प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं, अर्थात कौन से महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका। तो द्वीपीय महाद्वीप के नाम से कौन से देश को जाना जाता है? सॉरी, कौन से महाद्वीप को जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया। कौन से महाद्वीप को जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया है, उसको क्या बोलते हैं? द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया को क्या बोलते हैं? द्वीपीय महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की मुख्य फसल क्या है? जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसकी मुख्य फसल का नाम बताना है कि उसकी मुख्य फसल क्या है? चावल, मक्का, तंबाकू या गेहूं। तो जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसकी मुख्य फसल कौन सी है? चावल है क्या? मक्का है क्या? तंबाकू है या गेहूं है? तो उसकी मुख्य फसल है गेहूं। क्या है? गेहूं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की मुख्य फसल क्या है? गेहूं है, व्हीट है, गेहूं सब मुख्य फसल है। अंटार्कटिक महाद्वीप की खोज कब हुई थी? अंटार्कटिका जो महाद्वीप है इसकी खोज कब की गई थी? ये पूछा है 1820 में, 1920 में, 1857 में, 1885 में। तो अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज कब की गई थी? 1820 में। राइट ऑप्शन आएगा ए, अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज की गई थी 1820 में। तो राइट ऑप्शन क्या आएगा? 1820। अगला हमारा क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था? 1905 में क्या होता है? बंगाल विभाजन। याद रखना, 1905 में क्या होता है? बंगाल का विभाजन होता है। तब बंगाल विभाजन 1905 में किया जाता है, तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वो कौन सा अंग्रेज अधिकारी था जिसने 1905 में बंगाल का विभाजन किया? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो कौन सा जिसने बंगाल विभाजन किया? वो था लॉर्ड कर्जन। कौन था? राइट ऑप्शन आएगा सी, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया। 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। और लॉर्ड डलहौजी ने क्या बनाई थी? विलय नीति। लॉर्ड डलहौजी ने कौन सी नीति अपनाई थी? विलय नीति अपनाई थी। किसने? विलय नीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचशील का समझौता। पंचशील का सिद्धांत या समझौता किन देशों के बीच में हुआ था? पंचशील की 5 ऐसे तत्व थे जिसमें वार्ताएं थी, सिद्धांत थे कि जिनमें हम क्या करेंगे? शांति की स्थापना करेंगे। वह है पंचशील का समझौता किन देशों के बीच में हुआ था? एक तो भारत हुआ था या पाकिस्तान था, चीन या पाकिस्तान था, भारत या नेपाल था, भारत या चीन। तो पंचशील का जो समझौता हुआ था किसके मध्य हुआ था? वो भारत और चीन के मध्य। किसके मध्य? भारत और चीन के मध्य हुआ था। तब बात करें पंचशील का समझौता हुआ, तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे उस समय?
पंचशील का जो समझौता हुआ किसके बीच हुआ? भारत और चीन के बीच हुआ। पंचशील का समझौता भारत और चीन के मध्य हुआ और उस समय भारत के प्रधानमंत्री की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। तो ये हमारी आज की क्लास थी जिसमें हमने हमारे एग्ज़ाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात की। इसी प्रकार हम आपको लगातार मोस्ट क्वेश्चनों की जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, एनएमएस जो एग्ज़ाम है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन साइंस के भी देंगे, मैथ के भी सोल्व करवाएंगे। धन्यवाद।